हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आरटेट 2011 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे और हम सिर्फ मैथ सेक्शन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और मैथ के क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने 91 क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। क्लियर? अगर आपको सीटेट या एचटेट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व मिलेंगे और थोड़े ही दिन में आपको इस पर लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट द फॉलोइंग 4 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो इन चारों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है? ये थर्ड नंबर आपका सबसे बड़ा है। फिर है आपका 4203, यहाँ तक तो सब सेम ही है। उसके बाद नंबर देख लेते हैं। पहले आपका 756 है, फिर आएगा आपका 675, फिर 657 और फिर 567। यानी आपके थर्ड नंबर जो है वो सबसे पहले आया, फिर फोर्थ, तो आपका सीक्वेंस बनेगा 3 4 2 1। दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 करोड़ इज इक्वल टू, इसके लिए सिंपल, इसको सॉल्व करने के लिए हम अपना पहले नंबर सिस्टम लिख लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर करोड़। इसने पूछा 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो 1 करोड़ कितने लैक्स के बराबर है। तो लैक्स से जब हम करोड़ की तरफ जाएंगे तो आप 2 स्टेप्स आगे जाएंगे, यानी 1 करोड़ इज इक्वल्स टू, करोड़ से आगे गए 2 स्टेप्स, यानी 100 लाख। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 100 लाख्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर 5 करोड़ 9 lakhs 4,989 इन न्यूमरल कैन बी रिटन एज। इसके लिए भी पहले हमने अपना नंबर सिस्टम लिख लिया, 1s, 10s, 100, 1000। अगर हम नंबर सिस्टम को लिख के करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको 5 करोड़ लिखना है तो करोड़ वाले कॉलम में डालिए 9 लाख, फिर 4,988 और बाकी जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पे लगा दीजिए 0। तो ये आपका बन जाएगा नंबर 50904988, जो कि आपका कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 78,692। एक विलेज की पॉपुलेशन कितनी है? 78,692, जिसमें से 29642 आपके मेन हैं और 28167 आपकी वुमेन है। तो आपको बताना है कि चिल्ड्रन कितने होंगे। बाकी बचे हुए चिल्ड्रन हैं तो इनका सम करेंगे तो ये मिलेगा हमें 57809। और जब हम इस सम को टोटल पॉपुलेशन में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन वहाँ पर चिल्ड्रन की है। तो माइनस करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 38802, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 20883। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ वी डिवाइड 0 बाई 60, अगर हम 0 को 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का डिवीजन प्रोसेस होगा। तो इसने बोला डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या होंगे। डिविडेंड होता है हमारा ये नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिविडेंड हो जाएगा हमारा 0। डिवाइज़र हो रहा है जिससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइज़र क्या होगा? 60। उसके बाद क्वेश्चन आपका ये है 0 और रिमाइंडर भी क्या है? 0। तो 0 60 0 0, यानी आपका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ 15 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा ईच इज इक्वल टू, आपके पास 15 सिक्के हैं 25 पैसे के,
तो यानी टोटल आपके पास कितने पैसे हो गए 15 इंटू 25, यानी आपके पास कितने 375 पैसे हो गए। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, ये आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है कि ये अमाउंट इन चारों के बराबर है, और क्वेश्चन में पूछता है इन द अबव 4 द रॉन्ग स्टेटमेंट इज, इन चारों में से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट केस देखते हैं, 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, यानी आपके 300 पैसे हो गए, उसमें एक कॉइन 50 पैसे का मिलाया और एक कॉइन 25 पैसे का, तो टोटल अभी भी आपका कितना बन रहा है 375। तो आपकी ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज टोटली करेक्ट। अब देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट को, 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, तो ये आपके हो गए 200 पैसे, 3 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा यानी 150, और 1 कॉइन ऑफ 25 पैसा, इनको भी ऐड करेंगे तो हमारे 375 बनेंगे। दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ, 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी यानी आपके 300 पैसे एंड 3 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे यानी 25 375, तो ये आपका कितना हो गया 375, यानी आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ, 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी यानी 300 पैसे एंड 2 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे यानी 50 पैसे, तो ये आपका टोटल 350 पैसे बन रहे हैं। तो आपकी यही स्टेटमेंट होगी जो आपकी इनकरेक्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर इज, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो पहले हम इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2/9 को लिखेंगे तो ये आएगा 0.1 समथिंग, 5/8 होगा आपका 0.6 समथिंग, 1/3 को आप लिख सकते हो 0.3 समथिंग और 3/4 को 0.7। तो इसमें सबसे छोटा आपका है ये 0.1, फिर है आपका 0.3, देन इज योर 0.6 और लास्ट में आपका आएगा 0.7। तो 0.1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 2/9 को, फिर है आपका 1/3, फिर है आपका 0.6 यानी 5/8 और आपका लास्ट में आ रहा है 3/4। तो ये आपका किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज 3:3/4, यानी 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी गिवन है 15/4, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 3/4, 15/4 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो, बट आपसे कितनी पेंसिल की कॉस्ट पूछी है 2 पेंसिल्स की, तो अगर एक पेंसिल 3/4 रुपीज़ की है तो 2 पेंसिल कितने की होंगी 3/4 इंटू 2, दैट मीन्स 3/2 रुपीज़। क्लियर। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले उसने बोला 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। आगे वो बोलता है 1 इज अ प्राइम नंबर, यहीं पे उसने मिस्टेक कर दी क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये बात गलत हो गई। 1 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट भी नहीं है क्योंकि प्राइम के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए और कॉम्पोजिट के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो दोनों ही डेफिनेशंस को होल्ड नहीं करता ये, तो ये कॉम्पोजिट भी नहीं होगा, प्राइम भी नहीं। एंड 2 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो हमें पता है 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इससे पूछा था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 720 आर, 720 के आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो आप सिंपली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 720 आता है आपके 2 के टेबल में 360 पर, ये आपका 2 में फिर आएगा 180, ये आएगा आपका 90 पर, फिर 45, फिर 5 के टेबल में 45 9 पर, फिर आएगा आपका 3 पर। तो यानी आपके पास 2 आ रहे हैं 4 बार, फिर 3 2 टाइम्स और 5 1 टाइम। ये आपका कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 425 एंड 476? तो दोनों का HCF आपको फाइंड करना है, तो लॉन्ग डिवीजन यूज करते हैं ताकि जल्दी आंसर आ जाए। तो 425 1 जा 425, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 51, यहाँ पे 425 आ जाएगा। अब 51 के टेबल में 425 से छोटा आपका क्या आता है, 408। 51 × 8 गिव्स यू 408। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 17, और 17 के टेबल में फिर आपका 51 आ जाएगा 3 पर। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमारे पास इधर एज अ डिवाइज़र होता है वो नेक्स्ट स्टेप पे डिविडेंड बन जाता है। यहाँ पे 51 डिवाइज़र था, वो यहाँ पे डिविडेंड बन गया। तो इस तरह जो लास्ट में हमारा डिवाइज़र बचता है वो हमारा आंसर हो जाता है, यानी 17 इज़ द HCF फॉर दीज टू नंबर्स। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 90, 60, 75 एंड 35? ये चारों नंबर का आपको क्या निकालना है, LCM। तो चारों ही नंबर 5 के टेबल में आते हैं। ये आता है आपका 18 पे, ये 12 पर, ये 15 पर और ये 7 पर। फिर आपको पता है ये तीनों नंबर आपके 3 के टेबल में जा रहे हैं, ये 6 पर, ये 4 पे, ये 5 और ये 7। उसके बाद आपके 2 पे जा रहे हैं, ये 3, 2, 5 और 7। फिर आपके ये प्राइम नंबर बच गए सभी, तो आपका LCM क्या हो जाएगा, इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट। अब इसमें ध्यान से देखिए, 5 × 2 एक 10 बन गया आपके पास, एक और 5 × 2 एक और 10 आ गया, और लास्ट में बचा 3 × 7 × 3। 3 3 इज द 9 × 7 63। तो आपका LCM कितना हो जाएगा, 6300। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 person paint a house in 3 days when they work 8 hours every day। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन में अगर वो 1 घंटे में 5 लोग हैं, 1 घंटे में 1 चेयर बनाते हैं। इसको हम जब भी वर्क का क्वेश्चन आएगा इसे हम रिलेट कर लेते हैं कि वो कुछ काम कर रहे हैं, वो चेयर बना रहे हैं। तो 1 घंटे में 1 चेयर बनाएंगे, 8 घंटे में एक आदमी 8 चेयर बनाएगा 8 आवर्स में, और 5 आदमी हैं तो 5 आदमी कितनी चेयर बनाएंगे, टोटल 40 चेयर्स बनाएंगे। और वो यही काम कितने दिन तक करते, 3 दिन तक। तो 3 दिन में उनकी टोटल चेयर कितनी बन गई, 120 चेयर्स बन गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम एक ही पर्सन को अपॉइंट करें, वो 4 घंटे रोज काम करे, तो वो कितने दिन में उस काम को कर पाएगा। अगर वो 4 घंटे काम कर रहा है और हमें पता है टोटल 120 चेयर बनानी है, तो उसको कितनी दिन लगेंगे, 30 डेज लगेंगे इस काम को पूरा करने में। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर A। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मार्क्स obtained in 4 subject in an examination are 200। 4 सब्जेक्ट में एक बच्चे के 200 नंबर आते हैं। इफ एवरेज ऑफ द मार्क्स obtained in 3 सब्जेक्ट, एवरेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम तीनों सब्जेक्ट्स के सम को, मार्क्स जो हमें मिले उसको 3 से डिवाइड कर दें तो वो हमारी एवरेज होगी। तो यानी हम अगर सम निकालना चाहें अपने 3 सब्जेक्ट का, तो वो कितना आएगा, 48 × 3। 48 × 3 आपको कितना मिलेगा, 144। ये कितने सब्जेक्ट का सम है, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, और 4 सब्जेक्ट के कितने थे, 200। तो इसने पूछा 4th सब्जेक्ट में कितने नंबर होंगे, तो आप इजीली निकाल सकते हो 200 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 56। ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन सोल्ड अ साइकिल फॉर 935 रुपीज विद अ गेन ऑफ 10%। SP आपका 935 हो गया, गेन परसेंट 10 हो गई, और आपको CP निकालना है। तो CP का फॉर्मूला हमारे पास होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP।
तो ये हो गया 100 अपॉन 100 प्लस 10 110 इंटू एस पी कितना है 935। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये हो गया हमारा 85। 85 इंटू 10 विल गिव यू 850। तो 850 रुपीज़ में उसने परचेज करी होगी वो साइकिल। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन टुक सम लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 15% एट एनुअल इंटरेस्ट। 15% पर उसने लोन लिया किसी बैंक से और वो 7250 पे करता है 3 साल के बाद। तो अमाउंट कितना होगा उसके लोन का, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसने 100 रुपीज़ बोरो करे। अगर 100 रुपीज़ बोरो करे तो 15% रेट के हिसाब से 3 साल में उसका कितने इंटरेस्ट बनेगा, 45, और उसको अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 145। तो अगर उसे 145 अमाउंट देना पड़ता है तो उसका प्रिंसिपल यानी उसने जो लोन लिया था अमाउंट वो कितना था, 100। अगर वो 1 रुपये करता तो प्रिंसिपल होता 100 अपॉन 145, लेकिन वो कितना अमाउंट उसे वापस देना पड़ रहा है, 7250। तो आपका अमाउंट जो उसने लोन लिया था वो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 7250 अपॉन 145। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 145 इंटू 50। तो 5000 आपका क्या हो गया, वो अमाउंट हो गया जो उसने बोरो किया था बैंक से। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 6 मंथ। 500 रुपये पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 500 रुपये। 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालना है विद द रेट ऑफ 8% कैलकुलेटेड 6 मंथली। 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है और 8% जो रेट है वो कब है, 6 मंथली पर, यानी 6 महीने के लिए रेट आपको सिंपल 8% दे रखा है। तो इसमें आप सिंपली 8% निकाल लेंगे 500 का। तो इसने पूछा इंटरेस्ट कितना होगा, तो 8 5 40, तो 40 आपका क्या होगा इंटरेस्ट। दैट मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आ जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ अ प्लेन इन द फॉलोइंग। प्लेन इनमें से कौन सा है, तो पेपर शीट ही आपका प्लेन पेपर है। प्लेन होता है जिसमें 2 डायमेंशंस हो, तो यही है इन चारों में से जिसकी 2 डायमेंशंस है, बाकी सभी की 3 डायमेंशंस है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। द फिगर फॉर्म बाय 2 रेज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। 2 रेज से मिलके जो बनता है वो क्या होता है, एंगल। ये बात बिल्कुल सही है। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। 3 लाइन सेगमेंट से बनकर हमें क्या मिलता है, ट्रायंगल। ये बात भी सही है, बट इससे नॉट ट्रू पूछा है तो हम नॉट वाले को ढूंढ रहे हैं। अ फिगर फॉर्म बाय 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। 3 लाइन्स से बनी हुई फिगर को ट्रायंगल बोलते हैं। ये बात गलत है क्योंकि लाइन क्या होता है जिसे हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल कब बनता है, जब हम लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो गलत है। दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए इनमें से कौन सी बात सही है। ऑल द एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट एंगल। क्या सभी एंगल हमेशा 90 से छोटे होते हैं, तो नहीं, हो सकता है कि आपका 90 से बड़ा एंगल भी हो जब आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगा। राइट। आगे बढ़ते हैं। 1 एंगल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम 90 डिग्री के बिना भी ट्रायंगल बना सकते हैं।
आगे वन एंगल इज ऑलवेज ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है सारे के सारे एक्यूट हो यानी 90 से छोटे। आगे बढ़कर उसने बोला वन एंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल, तो यह बात बिल्कुल सही है। आपका राइट ट्राइंगल हो, एक्यूट हो या ऑब्ट्यूस हो, एक एंगल आपको एक्यूट हमेशा मिलेगा। एक्यूट मतलब 90 से छोटा, एक्यूट में तो मिल ही रहा है, जब हम ऑब्ट्यूस बनाते हैं तो भी हमें एक एक्यूट एंगल मिलता है, और जब हम राइट बनाते हैं तो भी, तो एक एंगल एक्यूट हमें हमेशा मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर? तो आपका एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ये, 3 ट्राइंगल हो गए आपके पास। तो ये 3 तो आपको सबको क्लियरली नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, 4 हो गए। उसके बाद ये ट्राइंगल जो इस तरह से बन रहा है आपका, तो ये कितने ट्राइंगल हो गए टोटल? 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज, स्क्वायर के सारे एंगल 90 के होते हैं और उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अ स्क्वायर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेक्टेंगल, एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल का पर्टिकुलर टाइप होता है। हमने एक रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर रेक्टेंगल का पर्टिकुलर टाइप है, इसका मतलब क्या है कि रेक्टेंगल में क्या होता है? आपके पास लेंथ है, आपके पास ब्रेथ है और सारे एंगल 90 भी हैं। और ये स्क्वायर बनेगा कब? जब आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो जाए? बराबर। दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ बराबर होने पे हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि स्क्वायर एक पर्टिकुलर टाइप है रेक्टेंगल का। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या एक रेक्टेंगल पर्टिकुलर टाइप है स्क्वायर का, तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर की हमेशा सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो कभी भी हम एक स्क्वायर की साइड को अलग अलग नहीं ले सकते। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें आगे भी अगर हम ऑप्शन डिस्कस करें, एवरी रे इज अ लाइन सेगमेंट, तो ये बात गलत है, क्योंकि रे एक साइड से क्लोज और दूसरी साइड से ओपन होती है, जबकि लाइन सेगमेंट दोनों साइड से क्लोज्ड होती है। उसने आगे बोला दैट स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो हमें पता है स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। तो ये बात भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन हैज़ टू रन 250 मीटर्स टू टेक राउंड ऑफ अ ग्राउंड, एक को 250 मीटर चलना पड़ता है एक ग्राउंड का राउंड लेने के लिए। एंड अ गर्ल हैज़ रन 75,000 सेंटीमीटर्स, और एक गर्ल 75,000 सेंटीमीटर ऑलरेडी रन कर चुकी है, यानी 750 मीटर रन कर चुकी है। इन हाउ मेनी राउंड्स, देन हाउ मेनी राउंड्स हैज़ शी टेकन? अगर 250 मीटर का राउंड है तो उसने कितने राउंड ले लिए? 750 अपॉन 250, यानी 3 राउंड वो ले चुकी है। नाउ आगे क्या पूछ रहा है? एंड हाउ मेनी मोर विल शी हैव टू टेक इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ रन ऑफ 3 किलोमीटर, और अगर उसे 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर चलना है तो और कितने राउंड उसे लेने पड़ेंगे? तो 3000 में कितने राउंड की ज़रूरत होती? वैसे एक राउंड 250 मीटर का अगर है तो ये आपका कैंसिल हो गया 5 पे, और ये 60 अपॉन 5, ये आपका आंसर आ गया कितना? 12। अब इसका मतलब 12 राउंड्स उसे टोटल लेने थे, जिसमें से 3 राउंड वो ऑलरेडी ले चुकी है, तो कितने राउंड्स बचे? 9। तो 3 राउंड उसने पहले ले लिए थे, 9 राउंड उसे और लेने हैं, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 मेट्रिक टन एंड 50 किलोग्राम, मेट्रिक टन है हमारे पास और किलोग्राम, 8 मेट्रिक टन और 50 किलोग्राम को आपको सब्ट्रैक्ट करना है 12 मेट्रिक टन और 8 क्विंटल्स। एक क्विंटल के अंदर 100 किलोग्राम होते हैं।
तो 8 क्विंटल्स में कितने होंगे? 800 किलोग्राम्स। हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास 750 हो गया और ये 4, यानी 4 मेट्रिक टन 750 किलोग्राम, यानी 4 मेट्रिक टन 7 क्विंटल एंड 50 किलोग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अ टैंक हैज 400 लीटर वाटर इफ 12 लीटर 500 मिलीलीटर वाटर इज यूज्ड फ्रॉम इट एंड रिमेनिंग इज फिल्ड विद 25 कैन्स ऑफ सेम कैपेसिटी। एक कैन के अंदर 400 लीटर पानी है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 400 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 400 इंटू 1000, जिसमें से 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी यूज हो चुका है। 12 लीटर 500 मिलीलीटर, इसका मतलब क्या हुआ? 12,500 मिलीलीटर्स, इतना पानी यूज हो चुका है। तो कितना पानी बचा? 387500। अब उस बचे हुए पानी को हमने किस में? 25 कैनों में डाल दिया, 25 कैन्स में हमने डाल दिया। तो हमें बताना है कि हर कैन की कैपेसिटी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे? हमारी टोटल जितना पानी हमारा बचा उसको किससे डिवाइड कर देंगे? हमारे नंबर ऑफ कैन से, यानी 25 से। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? ये आपका 5 पे कटा, ये 5 7 जा 35, 5 7 अगेन 35, 5 5 जा 25 और 0 फिर से कट कर सकते हैं हम इसे। तो 5 1 जा 5, फिर 27, 5 5 जा 25, फिर 5 0। क्लियर? तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? 15 लीटर 500 मिलीलीटर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is correct for the time taken by big hand of a clock to reach one digit to exactly next digit? तो देखिए, क्लॉक है आपके पास। क्लॉक में जो बड़ा हैंड होता है आपका, वो किसका होता है? मिनट हैंड। और छोटा हैंड होता है आपका आवर हैंड। मिनट हैंड को 12 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी देर लगेगी, ये आपको पूछ रहा है, या फिर 1 से 2 तक पहुंचने के लिए। तो मिनट हैंड को तो 5 ही मिनट लगेंगे। यहाँ पे 1 से 2 तक जा रहा है, तो कितने मिनट में पहुंचेगा? 5 मिनट कवर कर लेगा। तो कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट्स में आपका वो नेक्स्ट डिजिट तक आ जाएगा। क्लियर? जबकि अगर इसने पूछा होता कि छोटे वाले हैंड को कितनी देर लगेगी, तो उसे पूरा 1 घंटा लगता है इसे ट्रैवल करने के अंदर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर एंड 40 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 60 है और ब्रेथ 40। इफ ऑन द आउटर ऑफ इट्स 4 साइड्स द ग्रास ऑफ 5 मीटर विड्थ इज प्लांटेड। इसके बाहर 5-5 मीटर की ग्रास प्लांट कर दी गई है, तो एरिया बताना है आपको ग्रास का कितना होगा। तो अगर ये 5 ये भी 5, तो आपकी ब्रेथ इंक्रीज हो गई आपकी 10, तो ये कितनी हो गई? न्यू ब्रेथ 50, और लेंथ आपकी 10 इंक्रीज होके बन गई 70। तो आपको ग्रास का एरिया निकालना है, तो लार्जर रेक्टेंगल में से स्मॉलर रेक्टेंगल को माइनस करेंगे, तो 70 इंटू 50 आपका ये हो गया 3500 एरिया, और अंदर वाले रेक्टेंगल का आपका हो जाएगा 2400, और बचा हुआ एरिया आपका ग्रास का हो गया, यानी 1100 स्क्वायर मीटर। और मीटर में भी आंसर है, बट एरिया है तो स्क्वायर मीटर इसकी यूनिट होनी चाहिए। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम एक्स इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 70 सेंटीमीटर वाइड। लेंथ है उसकी 90 और ब्रेथ है 70, एंड अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड 80 सेंटीमीटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो, सब में वो पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो पहले हम दोनों का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपका कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 90 + 90 + 70 + 70 320 मीटर।
और इसका होगा साइड 4 इंटू साइड, वो भी 320 आ गया। दोनों का पेरीमीटर सेम आ रहा है। और आपका ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखो तो वो यही कह रहा है दैट पेरीमीटर ऑफ बोथ एक्स एंड वाई फ्रेम इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो इसी के साथ हमारे पेपर 1 के सभी क्वेश्चंस मैथ के कवर हो चुके हैं। आपको अगर और भी पेपर कवर करने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट सीटेट के पेपर भी वहाँ पे मिलेंगे और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आरटेट एग्ज़ाम के पेपर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करके जाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी टाइमली मिल सके। थैंक यू।